चीन हमारे लद्दाख के किसानों के साथ मुठभेड़ कर रहा है। ये कहते हैं कि आप देखो कि मालदीव की तुलना में हम कितने ताकतवर हैं। देश के अंदर एक मेडिकल के छात्रों को अगर पढ़ना है तो करोड़ों रुपए उसको फीस देना पड़ता है। करोड़ रुपए नहीं है उसके पास, इसलिए वो आज फिलीपींस जाता है, कजाकिस्तान जाता है, यूक्रेन जाता है। दुनिया में भी ऐसा कोई उदाहरण नहीं कि एक ही दिन में 146 सांसदों को निलंबित करके 3 दिन में 14 बिल पारित करना, ये रिकॉर्ड है सर। हम कहते हैं कि मणिपुर में प्रधानमंत्री क्यों नहीं गए, 190 लोगों की मृत्यु हुई, 50,000 लोग बेघर हुए, वो कहते हैं G20 देखो, प्रधानमंत्री पेरिस में है वो देखो। शायद पहली बार हमने एक महाराज को देखा जिसने 5 साल में किसी भी विभाग का प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। गलत। ये संसद लोकतंत्र का मंदिर नहीं सर, ये एक विशेष सम्राट का जीता जागता राज दरबार धीरे धीरे बनता जा रहा है। अगर इनके खिलाफ हम लड़े तो हमें जेल भेजा जाता है, और अगर इनके साथ शामिल हो जाते हैं तो महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री बनाया जाता है। अगर इनके साथ हम लड़े तो हम पे शारदा का टैक्स लगता है, अगर इनके साथ हम जुड़े तो असम में मुख्यमंत्री मर जानते हैं। ये है सर वॉशिंग मशीन। अब ये सदन या ये संसद लोकतंत्र का मंदिर नहीं सर, ये एक विशेष सम्राट का जीता जागता राज दरबार धीरे धीरे बनता जा रहा है। अब महाराज एक सेकंड आप 1 मिनट मानिए। आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, आप संसद पर ही आरोप लगाएं। इस संस्था में आप बैठे हैं, जिस संस्था का पवित्र सदन है, आप ही सोचे क्या बोल रहे हैं आप। नो एलिगेशन ना, आपने संसद पर सवाल उठाया, पार्लियामेंट की सिस्टम पर सवाल उठाया। नो सर मैं अपनी बात रखूं। हाँ। मैं सदन की मर्यादा और भारत की संसदीय की इतिहास की मर्यादा की संरक्षण में बोल रहा हूं। बात कर रहा हूं सत्ता पक्ष की सुनिश्चित योजना, क्योंकि जब भी यहां पे महाराज जब आते हैं तो सारे सांसद खड़े होकर ताली बजाते हैं, उनका जयकार होता है। जो जिस जिम्मेवारी से हम आते हैं, जिस जिम्मेवारी से हम आते हैं सर, वो जिम्मेवारी को हम भूल जाते हैं। और महाराज भी आते हैं, कुछ क्षण बैठते हैं और फिर वो चले जाते हैं, विदाई देते हैं और एक भी सवाल का उत्तर नहीं देते। सर इससे पहले भी सदन में और इस संसद में बहुत से प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के अभिभाषण में बोले ना, माननीय आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इस संसद की बात कर रहे हैं। संसद में बोले, संसद के इतिहास की बात कर रहे हैं सर। इस संसद के इतिहास में बहुत से प्रधानमंत्री आए हैं, सभी प्रधानमंत्री ने अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए प्रश्नों का उत्तर दिया। लेकिन हमने शायद पहली बार हमने एक महाराज को देखा जिसने 5 साल में किसी भी विभाग का प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। गलत सर, ये ख्वाहिश हो सकती है सर, ये उनकी व्यक्तिगत ख्वाहिश हो सकती है कि भारत की लोकतंत्र को राजतंत्र में परिवर्तित कर दे। ये उनकी व्यक्तिगत ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन उनकी व्यक्तिगत ख्वाहिश में विपक्ष अटकलें डालेगा। आज हम सदन में हम देखें सर, रिकॉर्ड पे देखें, आज इसी सदन में हमने देखा कि पिछले सत्र में जब विपक्षी सांसदों को निलंबित किया गया था तो 14 बिल 3 दिन में पारित हुए। हम कहते हैं कि मणिपुर में प्रधानमंत्री क्यों नहीं गए, 190 लोगों की मृत्यु हुई, 50,000 लोग बेघर हुए, वो कहते हैं G20 देखो, प्रधानमंत्री पेरिस में है वो देखो। हम कहते हैं कि नोटबंदी में 100 लोगों की मृत्यु हुई, कौन इसका जिम्मेवार है, वे कहते हैं कि इश्तिहार में पेटीएम का इश्तिहार आया है, उसमें मोदी जी का चेहरा है, आप वो देखो। हम कहते हैं कि चाइना आज हमारे जमीन पे कितना घुस आया है, चीन हमारे लद्दाख के किसानों के साथ मुठभेड़ कर रहा है, ये कहते हैं कि आप देखो कि मालदीव की तुलना में हम कितने ताकतवर हैं। हम कहते हैं कि अडानी पे सारे कोयला फैक्ट्री चला गया है, ये राहुल गांधी जी को निष्कासित कर देते हैं। किसान कहता है कि हर वर्ष मेरा किसान भाई लगभग 10,000 किसान आत्महत्या कर रहा है। युवा कह रहा है कि हम बेरोजगार हैं, महिला कह रहे हैं कि हम महंगाई से मर रहे हैं। आज आर्थिक असमानता बढ़ रही है, गरीब और गरीब, अमीर और अमीर हो रहा है। आज हमारे देश के 10% लोग 50% धन संपत्ति के मालिक है और ये कहते हैं कि फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। तो ये जो भ्रम का इस्तेमाल करते हैं लोगों के समस्याओं पर पर्दा डालने का, लोक शक्ति को कमजोर करने के लिए ये भ्रम का इस्तेमाल करते हैं, लोगों को एक माया जाल में फंसाकर राजा को ताकतवर बनाने का आज ये काम ये करते हैं। सर, मैं
आदर करते हुए, प्रधानमंत्री जी एक साधारण घर से आते हैं, उनका मैं आदर करता हूं और वो बहुत ऊंचाई तक पहुंच गए हैं। लेकिन दुख की बात यह है सर कि आज उन्होंने अपना सिंहासन इतनी ऊंचाई पर बना दिया है कि ज़मीन पर लोगों की समस्या आज उनके कानों तक पहुंचती नहीं है। बेरोजगार युवाओं के जो आंसू है उनको दिखाई देती नहीं। वो इतनी ऊंचाई पर है सर कि आज जब युवा कहता है कि मैं शिक्षित हूं, लेकिन 25 वर्ष के आयु से कम जो ग्रेजुएट है उसमें से लगभग 42.3% ग्रेजुएट बेरोजगार है, ये उनके ऊंचाई तक का उनके कानों पर नहीं पहुंचती। नौकरी की तलाश में सर आज हमारा युवा आज अवैध रूप धारण करके आज अमेरिका जा रहा है सर। हमने कुछ ही दिन पहले देखा कि कैसे 303 लोगों ने प्लेन चार्टर करके निकारागुआ तक गए क्योंकि वो चाहते थे कि वो अमेरिका में जाए, कि वो रोजगार के तलाश में, नौकरी के तलाश में। आज ये है, हमने ये कुछ दिन पहले डुंकी एक पिक्चर आई, डुंकी सिर्फ पिक्चर नहीं है सर, डुंकी आज सच्चाई है। पिछले 5 वर्ष में सरकार ने खुद कबूल किया है कि अमेरिका में अवैध रूप से भारतीय नागरिकों का जाना पिछले 5 वर्ष में बढ़ चुका है। लगभग 2022-23 में लगभग 90,000 भारतीय लोगों ने अवैध तरीके से अमेरिका में घुसने की कोशिश की, कभी कनाडा के बॉर्डर पे, कभी मेक्सिको के बॉर्डर पे। वो कितने मजबूर होते हैं सर कि अपने परिवार को छोड़कर, अपने घर को छोड़कर वो कभी रोजगार के तलाश में कभी यूएई जाते हैं, कभी कनाडा जाते हैं, कभी अमेरिका जाते हैं। आज ये है आर्थिक स्थिति। लेकिन आज महाराज इतनी ऊंची सिंहासन पर बैठे हैं, आज ये उनको दिखती नहीं है सर। कितनी गरीब की, बहुत दुख की बात है कि मानव तस्करी आज कितनी बड़ी समस्या हो गई है। आदिवासी गांवों में, उत्तर पूर्वांचल के गांवों में आज गरीब परिवारों का फायदा उठाकर मानव तस्करी करने वाले लोग जाते हैं और कहते हैं कि आप बेटी हमारे बेटी का हमें दायित्व दो, अपने घर के महिलाओं का दायित्व हमें दो। और मानव तस्करी के ये लोग आज उन बेटी पर शोषण करते हैं, आज उन महिलाओं पर शोषण करते हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग हैज बिकम अ मेजर प्रॉब्लम। और ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्यों है? क्योंकि लोग आज गरीब हैं, लोग आज बेसहाय हैं और ये है वास्तविक स्थिति। आज सर हमारे सेना का जवान पूछ रहा है कि 4 साल बाद मेरा क्या होगा? अग्निवीर की योजना किसने बनाई? मैं कहां जाऊंगा? अग्निवीर की योजना तो सेना के अंदर से ये नीति नहीं आई। कौन है वो बाहर का विशेषज्ञ जिसने अग्निवीर की योजना बनाई? मेडिकल का छात्र आज ये बार बार ये कहते हैं कि हमने बाहर से, हमने छात्राओं को हमने बचाया, लेकिन बाहर जाने की अवसर क्यों पड़ी? मेडिकल कॉलेज की ये बात करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है सर कि आज अगर देश के अंदर एक मेडिकल के छात्रों को अगर पढ़ना है तो करोड़ों रुपए उसको फीस देना पड़ता है। करोड़ रुपए नहीं है उसके पास, इसलिए वो आज फिलीपींस जाता है, कजाकिस्तान जाता है, यूक्रेन जाता है, रशिया जाता है, चीन जाता है, क्योंकि वहां पर वही जो करोड़ों रुपए यहाँ पे जो देने पड़ते हैं मेडिकल कॉलेज में, वो वहां पे लाखों रुपए देकर वो आपका एमबीबीएस डिग्री लेके आता है। यह है वास्तविक स्थिति। महिलाएं आज पूछती है कि जब भी भारत की बेटी अन्याय के खिलाफ लड़ती है तो वो क्यों अकेली लड़ती है? क्यों बिल्किस बानो अकेली लड़ती है? क्यों बिल्किस बानो के संदर्भ में एक विशेष राज्य सरकार उनके बलात्कारियों का पक्ष लेती है? महिला खिलाड़ी पूछती है कि मैं लड़ सकती हूं, मैं लड़की हूं, लेकिन मेरे साथ तो कोई रहे, क्यों मैं अकेली पड़ गई हूं? कहां है वो व्यक्ति जो आज जब मैं पदक जीतती हूं तो मेरा स्वागत करते हैं, लेकिन आज मैं दिल्ली के सड़कों में मैं धरना दे रही हूं पर आज मैं अकेली हूं? क्यों आज बेटी अन्याय के खिलाफ अकेली है? किसान पूछ रहा है कि आज हर किसान पर लगभग 70,000 का कर्ज उन पे है। एमएसपी को उनका कानूनी सुरक्षा नहीं मिली। प्याज का किसान आज देख रहा है कि उसको जो उचित मूल्य मिल रहा है चाहिए वो नहीं मिल रहा। किसान बोल रहा है, न्याय की मांग कर रहा है। आप लाभार्थी की बात करते हो सर, आज तो भ्रष्टाचार ऐसा हो चुका है कि लाभार्थी टैक्स एक नया शुरू हो गया है। एक लाभार्थी टैक्स, अगर आवास योजना का घर चाहिए तो पहले लाभार्थी टैक्स दो। अगर पीएम किसान में अपना नाम अगर शामिल करना है तो लाभार्थी टैक्स दो। अगर उज्ज्वला में सिलेंडर कनेक्शन चाहिए तो लाभार्थी टैक्स दो। ये है वास्तविक स्थिति। लेकिन इस स्थिति को लेकर कोई बात नहीं करते, कोई यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन नहीं
क्यों पहले पीएम किसान संपदा में 11 करोड़ लोगों को पीएम किसान मिलता था, वो 11 करोड़ से 3 करोड़ क्यों आया, क्यों घटाव हुआ, क्या कितने सारे फर्जी वहां पे लाभार्थी थे, क्या उस पर कोई इन्वेस्टिगेशन हुआ? कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं। सारे चीजें भूल जाते हैं और कहते हैं कि भ्रष्टाचार गायब हो गया। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार आपके लाभार्थियों के वितरण में हो रहा है। आज सर मैं खुश हूं कि जनता जागरूक हुई है और विपक्ष आज जनता के इस जागरण को स्वागत करती है। आजादी की लड़ाई भी एक जन आंदोलन था और आज भी अगर राजतंत्र से आजादी पानी है तो विपक्ष देश के जनता के साथ चट्टान की तरह खड़ा है। महाराज को यह पसंद नहीं, महाराज विपक्ष को कमजोर करना चाहता है। इनकम टैक्स के अफसर भेजते हैं, ईडी का अफसर हमारे पास आता है, सीबीआई हम पर आता है। मैं महाराज से यही कहना चाहता हूं, हम डरने वाले नहीं हैं, हम डरने वाले नहीं हैं। आप चाहे जितनी भी सरकार गिरा लो, आप चाहे जितनी भी सरकार परिवर्तन कर लो, बिहार में अगर सरकार बनानी है तो रातों रात मुख्यमंत्री का इस्तीफा और रातों रात उनका शपथ ग्रहण होता है। लेकिन झारखंड में हमारा पास बल है, झारखंड के पास हमारे ताकत है, लेकिन हमको 10 दिन का हमको इंतजार करना पड़ता है। मतलब बिहार के लिए नियम अलग और झारखंड के लिए नियम अलग। इस प्रकार की बातें आज हम कर रहे हैं। सर अगर इनके खिलाफ हम लड़े, अगर इनके खिलाफ हम लड़े तो हमें जेल भेजा जाता है और अगर इनके साथ शामिल हो जाते हैं तो महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री बनाया जाता है। अगर इनके साथ हम लड़े तो हम पे शारदा का टैक्स लगता है, अगर इनके साथ हम जुड़े तो असम में मुख्यमंत्री मैं जानते हैं। ये है सर वॉशिंग मशीन। हम डरेंगे नहीं, हम अपना फर्ज निभाते रहेंगे। हम भारत को जोड़ेंगे, हम नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, हम न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। पिछले वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जातिगत जनगणना की लड़ाई हम लड़ेंगे। हम अनुसूचित जाति जनजाति जिनके लिए आज केंद्रीय विश्वविद्यालयों में, केंद्रीय सरकारों में लगभग हजारों के तादाद पे पद खाली हैं, आज उन केंद्रीय विश्वविद्यालयों में, उन केंद्रीय सरकारों में अनुसूचित जाति जनजाति का स्थान हो, उनको अपना हिस्सा मिले, हिस्सेदारी की लड़ाई हम लड़ेंगे।